एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भारत में राष्ट्रवाद के पार्ट 3 में। क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसके पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट्स बना रखे हैं, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। आइए पार्ट 3 के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स को एक बार ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा है, कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में पढ़ा था, अब उससे कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस पार्ट में पढ़ने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर गए। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद भारत के जो लोग थे वो सड़कों पर उतर गए गुस्से से। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। मतलब लोगों के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो पुलिस से भी भिड़ने लगे और सरकारी दफ्तर जितने थे उस पर हमला करने लगे। सरकार के निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया तथा लोगों को अपमानित और आतंकित किया। लेकिन सरकार ने इसके खिलाफ कदम जो उठाया वो लोगों को मार पीट करके, उन्हें अपमानित करके उन्हें जेल में डाल दिया। ऐसे करके उन्होंने लोगों को अपमानित किया गया। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसकर चलने और सारे साहिबों को, मतलब जो भी तो अंग्रेजों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। मतलब जो सत्याग्रह कर रहे थे उनको जमीन पर नाक रगड़वाया गया, सड़क पर घिसकर चलने और मतलब जो अंग्रेज थे उनको सलाम ठोकने पर मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए तथा गुंजारवाला जो पंजाब में है के गांवों पर बम बरसाए गए। देखिए, हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया था। यही वो कारण थे जिसके बाद महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, अहिंसा फैल रहा है और हिंसा फैल रहा है, जिसके कारण उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया। ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव। आगे है आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता क्या था। देखिए, रॉलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित नहीं था। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सिर्फ शहरों में था तो ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाएं, क्योंकि उस समय जो भारत था उसमें पाकिस्तान नहीं था, सिर्फ भारत था। उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहते थे और स्वतंत्रता पाने के लिए इन दोनों का एक साथ आना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत का मुद्दा को आइए समझते हैं। खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, जो ऑटोमन तुर्की के सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व आध्यात्मिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। यह अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, इसलिए खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बधुआ द्वारा मुंबई में एक खिलाफत समिति संगठन बनाया गया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसमें इसकी हार हो गई थी तुर्की की, और सम्राट के ऊपर ना जबरदस्ती के कई सारे आरोप ठोकना था और संधि के लिए उसे मजबूर करना था। इसी के लिए उस समय के जो उनकी रक्षा को बचाने के लिए, उनकी शक्तियों को बचाने के लिए अली बंधु जो थे वो मुंबई में एक संगठन का निर्माण किए थे। महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया। देखिए, रॉलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जन आधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। जो रॉलेट एक्ट उन्होंने वापस करवाया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इससे बड़ा आंदोलन हम शुरू करेंगे। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। महात्मा गांधी को ये लगता था कि अगर हम इस आंदोलन को और बड़ा करना चाहते हैं, विश्वव्यापी आंदोलन बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे मुसलमान और हिंदू को एक मंच पे लाना पड़ेगा, क्योंकि जब एकजुटता होगी तभी जाके ये मजबूत सत्याग्रह होगा। इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू स्वराज। अब देखिए, महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया था, जिसे हम हिंद स्वराज के नाम से जानते हैं। हिंद स्वराज क्या है, तो ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया एक किताब है जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया है, जिसे महात्मा गांधी ने इन सब चीज़ों के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। अब देखिए, असहयोग आंदोलन जो है वो BVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ले लीजिए इसे, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा था। देखिए, ये स्वराज पुस्तक है जो 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा था, 1909 में।
अंग्रेजी राज जो था इसलिए स्थापित हो पाया था ताकि भारतीयों ने उनके साथ असहयोग किया और इसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। देखिए हमारे भारतवासी अगर एक साथ एकजुट होकर एक जगह पे रहते तो ये अंग्रेज हमारे ऊपर शासन ही नहीं कर पाते। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर देते तो अंग्रेजी जो राज था, जो अंग्रेजों का दबदबा था हमारे यहाँ, वो अंदर ही अंदर चरमरा जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, वो फूट डालो और राज करो की पद्धति अपना रहे थे और स्वराज जो था वो उनके हाथ में था। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेजी के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम था असहयोग आंदोलन। मतलब कोई भी भारतीय किसी का सहयोग करेगा ही नहीं। किसी का कहने का तात्पर्य यहाँ पे अंग्रेजों से है कि मतलब यदि भारत के लोग अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उन्हें यहाँ से जाने के अलावा और कोई काम रहेगा ही नहीं। उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देंगे, वो अंदर ही अंदर चमड़ा जाएंगे, अंदर ही अंदर उनकी शक्ति ढीली पड़ जाएगी। इसलिए इसका नाम असहयोग आंदोलन पड़ा। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे अब उन्हें जानते हैं। देखिए प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण, जो प्रथम वर्ल्ड वार था उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, हम भारत के लोगों के जनता को बहुत ज़्यादा शोषण किया। उनका टैक्स बढ़ा दिया, उनके खेती करने पर भी रोक लगा दिया, उनसे अजीबो अजीब खेती करवाते थे। अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना। पहले इन्होंने क्या वादा किया था महात्मा गांधी वगैरह से कि यदि आप भारतीय लोगों को सेना में भर्ती करवाते हैं तो हम आपके भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन जैसे ही पहला वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो ये मुकर गए, नहीं हम तुम्हें आज़ाद नहीं करेंगे। मतलब कि स्वराज प्रदान करने से इन्होंने इनकार कर दिया। रॉलेट एक्ट पारित करना, और इन्होंने क्या कर दिया, रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी दौरान हुआ था। और कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ। ये थे असहयोग आंदोलन के कारण। आइए हम अगले स्लाइड में चलते हैं। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव के बारे में जानते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना। अब देखिए क्या हुआ कि भारत के लोगों को जब उस समय अंग्रेज सरकारों ने जो उपाधि दे रखी थी, जो सम्मान दे रखा था, उन्होंने वो वापस कर दिया, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी का भी नाम आता है। उन्होंने भी अपना सम्मान वापस कर दिया था। सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, काउंसलिंग और स्कूलों का बहिष्कार हो गया। जहाँ जहाँ अंग्रेजों के शासन प्रभुत्ता को दिखाया जा रहा था उन सभी चीज़ों को बहिष्कार कर दिया, उनका उपयोग करना बंद कर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जो बाहर से वस्तुएं हमारे भारत में आती थी और जिन्हें बेचा जाता था उनका भी बहिष्कार कर दिया गया। इसके साथ साथ यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। देखिए इसके बावजूद भी जो अंग्रेजी सरकार थे, जो ब्रिटिश लोग थे, वो अपने बातों से बाज नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने क्या कहा कि संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस अधिवेशन। देखिए सितंबर 1920 में असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं के द्वारा भी प्राप्त हो गया। दिसंबर 1920 में स्वीकृति पर मुहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति हो गया। देखिए असहयोग आंदोलन में जो कांग्रेसी अधिवेशन था उसमें ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कि 1920 में असहयोग पर स्वीकृति और अन्य नेताओं के द्वारा भी हो गया, मतलब जो और भी नेताएं थे उनकी भी स्वीकृति हो गई। दूसरा है 1920 में स्वीकृति पर मुहर तथा इनकी शुरुआत पर सहमति भी प्राप्त हो गई। ये था असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा है कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं क्या क्या थी। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। ये ध्यान से देखिएगा, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 से शुरू हुई थी। विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन का हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी आकांक्षाएं थी। सबने तो हिस्सा लिया, इसमें सारे वर्ग के हिस्सेदारी हुई, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो अलग अलग वर्ग के लोग थे उनकी इच्छाएं अलग अलग थी, उनकी आकांक्षाएं अलग अलग थी। सभी के लिए स्वराज का अर्थ भिन्न था, मतलब अपने हिसाब से लोग सोचते थे कि अगर हम आज़ादी मिल जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो सभी की आकांक्षाएं, मतलब जो इच्छा थी वो अलग अलग थी। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब ऐसा युग लिया जिसमें उनके सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। ये था आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, या फिर आप कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच के बारे में।
आइए अब हम आगे की तरफ देखते हैं। देखिए अब आपको कंटिन्यू पार्ट 4 करना होगा। अब इसके पार्ट 4 को देखना पड़ेगा। आज ये तीसरा पार्ट था, इससे पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी बना रखा है। यदि आप उन सभी पार्टों को नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें, क्योंकि यदि आप डायरेक्टली 2 या 3 या चौथे पार्ट को देखते हैं तो आपके समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार बताऊंगा कि आप एक बार 1 2 3 4 पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखें, ताकि आपको ये पूरी चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को, यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको इसको समझने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं। आपके द्वारा कॉमेंट किए गए बातों से मुझे यह पता चलेगा कि आपको कौन सा पार्ट इसके समझ नहीं आ रहा, ताकि मैं उस पर और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। यदि आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो आप लोगों को प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।